हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास हिस्ट्री विषय का यूनिट सेकंड लाया हूँ। इसमें है हमारा पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आप संपूर्ण देखें और आप बीच में इस वीडियो को स्किप न करें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से 7 नंबर का आना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तैयार होंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए हम चलते हैं भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 की तरफ। तो जैसा हम पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि किस तरह से भारतीय आंदोलनों को दबाने की कोशिश की गई और किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद फ्रांस से चलकर यूरोप और यूरोप से चलकर एशिया से होते हुए भारत में आया था। भारत में राष्ट्रवाद आया था। अब हम बात करते हैं आगे की कि गांधी, हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए। आपको नाम पता है वो 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे? जी हाँ दोस्तों, वो 3 सत्याग्रह थे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। आज हम बात करते हैं इससे आगे की, रॉलेट एक्ट। जी आपने सही सुना, रॉलेट एक्ट। दोस्तों, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की आवाज़ को कुचलने के लिए, भारत की क्रांतिकारी विचारधारा को दबाने के लिए और भारतीय नेताओं को, भारतीय क्रांतिकारियों को जेल में डालने के लिए अंग्रेज लोग बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक कानून लाए, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें क्रांतिकारियों को बिना किसी वजह के सिर्फ शक के आधार पर क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा सकता था। और जेल में तो डाला ही जा सकता था, उन्हें मुकदमा लड़ने का अवसर भी नहीं दिया जाता था, हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते थे, और जो भी उनकी खबर बताता था उनके नाम भी ओपन नहीं किए जाते थे। ये बहुत ही खतरनाक कानून, बहुत ही काला कानून था। संपूर्ण देश में इस कानून का विरोध हुआ। सबसे अधिक जो विरोध हुआ वो पंजाब में हुआ, और पंजाब में अमृतसर में खास करके। तो जगह जगह रैलियां निकाली गईं, जुलूस निकाले गए, रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ में भी आंदोलन किए गए, बंद किए गए, दुकानें बंद कर दी गईं, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया। सरकार के द्वारा जो भी पदवियां दी गई थी वो भारतीयों ने वापस लौटाना शुरू कर दी। गांधी जी भारत में काफ़ी विख्यात हो चुके थे, भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो चुके थे। गांधी जी भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा था। जब इस बात का पता चलता है तो अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं। उनको डर सताने लगा कि एक गांधी और कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भारतीय क्रांतिकारियों को जेल में डाला जाए। इसके बाद में अंग्रेजों ने, भारतीयों ने इसका, भारतीय नेता इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जी आपने सही सुना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को जल्दबाजी में पारित कर दिया। अब विरोध तो होना था, विरोध तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन 10 अप्रैल को अमृतसर में अंग्रेजों ने एक जुलूस पर गोलियां चला दी।
इससे भारतीय और भड़क गए। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा पर ही आंदोलन आधारित होना चाहिए। मतलब हमें किसी क्रूर विचारधारा का विरोध करना है, हमें किसी अन्याय से लड़ना है, तो हमें सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर ही लड़ना चाहिए। और भारतीय लोग इस पर कायम भी थे, लेकिन कहीं कहीं भीड़ उग्र हो जाती थी, होने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके बाद अब अगला टॉपिक आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या टॉपिक का नाम है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट का, जैसा मैंने अभी बताया आपको, रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 तारीख याद रख लें दोस्तों, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक शहर है अमृतसर में एक छोटा सा बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। इस बाग की यदि संरचना की बात की जाए तो इस बाग के बीचों बीच में एक कुआं है। इस बाग के बीचों बीच में कुआं है और इसमें एक छोटा सा गेट था, जहां पर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, नौजवान सभी मिलकर शांतिपूर्वक बैसाखी के दिन पर सभा कर रहे थे। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन जब इस बात की खबर जनरल डायर को लगती है तो वह आग बबूला हो गया। उसने पहले मार्शल लॉ लागू कर दिया था, लेकिन भारतीयों को, जो बाग में बैठे हुए लोग थे 15 से 20 हज़ार लोग, उनको बिना बताएं जनरल डायर आया अपने 50 सैनिकों के साथ, राइफल के साथ में, और उसने जो मेन दरवाज़ा था बाग का उसको घेर लिया और सिपाहियों को जलियांवाला बाग में उपस्थित सदस्यों पर, उपस्थित भीड़ पर शूट हिम का आदेश दे दिया। सोचने वाली बात है, कितना क्रूर रहा होगा जनरल डायर। ना कोई चेतावनी दी, ना कोई इशारा किया, सैनिकों के साथ आया और बिना कुछ सोचे जल्दबाजी में उसने सिपाहियों को आदेश दे दिया, शूट हिम, गोली मारिए। और सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बाग में भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोग इधर भाग रहे थे, कुछ इधर भाग रहे थे, कुछ दीवारों पर चढ़ रहे थे, एक बीच में हुआ था, कुछ उधर कूद रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने किसी को नहीं बख्शा। दीवारों पर जो गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग हताहत हुए, वो निशान आज भी गवाह हैं दोस्तों। एक बीचों बीच में, जैसे मैंने बताया आपको, कुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे। जब वो कुएं में कूदे तो उनकी मौत हो गई, क्योंकि एक के ऊपर एक व्यक्ति कूद रहा था। लगभग 120 लाशें, खून से लथपथ 120 लाशें उस कुएं से निकाली गईं। इसमें बताया जाता है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी शामिल थे। ये तो सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों। 379 सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 भारतीयों की मौत उस हत्याकांड में हो गई थी, गोली से, कुएं में कूदने से। और जो सभी लोगों का कहना है, हमारे देश के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग की पूरे विश्व में निंदा हुई और इसे काला दिन कहा गया।
दोस्तों, ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे भारतीयों ने बहुत बलिदान दिया है। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी चाहते थे कि भारत में एक ऐसा आंदोलन हो जो पूरे संपूर्ण भारत में बहुत ही दमदारी से सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए और लड़ा जाए। प्रथम विश्व युद्ध की बात है, उस समय ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की के जो सम्राट थे उनकी हार हो चुकी थी, इंग्लैंड के द्वारा उनकी हार हो चुकी थी और एक इस्लामिक राष्ट्रों में एक अफवाह फैल चुकी। अफवाह क्या थी कि अब तुर्की के जो सम्राट हैं, वहाँ के जो खलीफा हैं, खलीफा एक पद होता है धार्मिक पद, उन पर एक बहुत ही असम्मानजनक अन्यायपूर्ण संधि थोपी जाएगी। इससे मुस्लिम वर्ग आहत था, मुस्लिम वर्ग को डर था। भारत में मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कर दिया गया था। मार्च 1919 में किसका गठन किया था? खिलाफत समिति का। मोहम्मद अली और शौकत अली इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। मोहम्मद अली, शौकत अली और अन्य मुस्लिम नेताओं एवं कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। एक ऐसा आंदोलन जिससे हमारे देश की महत्वपूर्ण मांगों को माना जा सके, जिससे स्वराज का रास्ता साफ हो सके। और उन्होंने निर्णय लिया कि 1920 में एक देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। और दोस्तों, ये आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ। हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। तारीख ध्यान रखें, तारीख पूछ सकते हैं। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में, या कहें कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। गांधी जी का मानना था, गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज बुक में लिखा था कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ है, क्या साम्राज्य स्थापित हुआ है? ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य जो स्थापित हुआ है वह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग देना बंद कर दें, टैक्स देना बंद कर दें, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से हुआ है। यदि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का, अंग्रेजों का सहयोग देना बंद कर दें तो 1 वर्ष के भीतर भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत की मांगें मान ली जाएंगी। गांधी जी ने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक और अन्य कर्मचारी, वो सरकारी पदों से इस्तीफा दे दें। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीयों को पदवियां दी जाती हैं वह पदवियां भारतीय अंग्रेज़ों को वापस लौटा दें। भारतीय टैक्स देना बंद कर दें। बाहर से जो आयात किया जाता है उसको खरीदना बंद कर दें और भारत में खादी को बढ़ावा दिया जाए। इससे भारत में चरखे को बड़ा महत्व मिला, भारतीय कपड़े को बड़ा महत्व मिला। ये आंदोलन चल रहा था, पदवियां लौटाने लगे, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, बहुत से सैनिक सिपाहियों ने नौकरियां तक छोड़ दी। लेकिन ये आंदोलन जब चल रहा था उसी समय उत्तर प्रदेश में
एक रैली निकल रही थी उसका और एक पुलिस कर्मियों में टकराव हो गया। टकराव ऐसा कि जो एक भयानक हादसे के रूप में घटित हुआ। दोनों में, पुलिसकर्मियों में और भारतीय आंदोलनकारियों में आपस में झड़प हो गई। बाद में पुलिसकर्मी अंदर जाकर छुप गए। भारतीय आंदोलनकारियों ने कहा अब बाहर निकल आइए। जब वो बाहर नहीं निकले तो क्रांतिकारियों ने, उग्र भीड़ ने थाने के चारों तरफ आग लगा दी और 5 फरवरी 1922 को, तारीख ध्यान रखें, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। जब गांधी जी को इस घटना का पता चला तो वह काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन काफ़ी चरम पर था। बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध भी किया कि आंदोलन सफल हो रहा था, आज़ादी हमको मिल सकती थी, फिर ये आंदोलन वापस क्यों लिया। लेकिन चूंकि आप जानते हैं महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनको अहिंसा बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। अब बात की जाए आगे की तो एक प्रश्न और बनता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, ध्यान रखें साइमन कमीशन जो है कमीशन वो सर जॉन साइमन के नाम के आधार पर रखा गया है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग भारत आया। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो साइमन कमीशन आयोग बना था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीयों ने उसका स्वागत कुछ इस प्रकार किया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाए गए और कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय भी इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा और अंग्रेज सिपाहियों ने लाला लाजपत राय पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। लेकिन लाला लाजपत राय नारे लगाते रहे, अंग्रेज लाठियां बरसाते रहे, अंग्रेज सिपाही, और लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा है बहुत कुर्बानियां दी हैं, लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एवं सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और भारत की अन्य सभी पार्टियों ने आंदोलन में बड़ा हिस्सा दिया, इस साइमन कमीशन का विरोध किया। और लॉर्ड इरविन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा जवाब दिया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में गोलमाल जवाब दिया, ना ही समय सीमा बताई, सिर्फ एक आश्वासन दिया कि संविधान के विषय में आगे गोलमेज सम्मेलन के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस को डोमिनियन स्टेट्स बिल्कुल पसंद नहीं था और कांग्रेस की विचारधारा दो भागों में बंट जाती है। एक गर्म विचारधारा के लोग स्पष्ट रूप से अलग नजर आने लगे और एक नरम विचारधारा के लोग। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया गया और यह प्रस्ताव था
पूर्ण स्वराज का। 26 जनवरी 1930 को एक प्रस्ताव मान लिया गया। छब्बीस जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि हम आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस तारीख का कुछ न कुछ कनेक्शन उस तारीख से है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कैसा लगा।